सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो आप लोगों का साइंस का जो पेपर है 28 सितंबर को आप लोगों का होने वाला है, तो उसके लेकर के एकदम आप समझ लीजिए कि कंप्लीट रिवीजन करवाने हैं। पूरा एकदम निचोड़ लेकर के आए हैं। मुश्किल से आप लोगों का 45 से 1 घंटा लगेगा और पूरा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं कवर कराने वाला हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि ईश्वर की इच्छा रही तो प्रश्न सीधे यहीं से छपेगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। पूरा पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम करवाएंगे, इसके बाद अति लघु को करवाएंगे, इसके बाद आप लोगों का बहुविकल्पी का करवाएंगे। तो बने रहिएगा। 1 घंटा बहुत कुछ नहीं होता है, देख करके जाइएगा। बिना देखे पेपर आप लोग मत दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका सामने जो पहला क्वेश्चन है कि जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांत को बताइए। तो दोस्तों जैव विकास क्या होता है, देखिए कि परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। क्या देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए कि परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। सजीवों की समष्टि या उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों, जैव विकास क्या होता है, देखिए कि सजीवों की समष्टि या उनके समूहों के गुणों में होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग जैव विकास कहते हैं। वास्तव में जैव विकास एक समष्टि में परिवर्तन के संकलन के फलस्वरूप बने आगामी जीवों की नई समष्टि के विकास की प्रक्रिया है। इसी को रूपांतरण के साथ अवतरण भी कहते हैं। जैसे कि कार्बनिक विकास के अनुसार वर्तमान में पेड़ पौधे व जंतु सभी समय के साथ सरल संरचना वाले आदिकालीन जीवों में प्राकृतिक व धीमी गति से लगातार होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। अब यही चीज़ है आपका, देखिए कि जीवन की जो होती है उत्पत्ति है ओपेरिनवाद के अनुसार प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से एक ओर से जटिल एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ तथा दूसरी ओर से इनमें से कुछ ने समूहों में आकर प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति की। इन्हीं प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे श्रम विभाजन का विकास हुआ और अलग अलग कार्य करने लगी। इस श्रम विभाजन के फलस्वरूप इसमें कोशिकीय विभेदीकरण हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर के और अधिक सुचारू संगठन के कारण नई उन्नत श्रेणियों को जीव जातियों का विकास हुआ। इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों के समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों का उत्पत्ति को ही क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। अपने विषय में एकदम व्यवहारिक भाषा में आप लोगों को मेरे दोस्तों लिखना है, इसको लिख लीजिए। अब आगे आ जाता है दोस्तों आपका, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, देखिए कि जैव घटक क्या होता है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो देखिए या फिर निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है। जैव घटक क्या होता है, देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलकर के बना होता है। जैसे कोई भी जीवधारी है, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव जो होता है अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। कृषि पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब या एक खेत दोनों प्रकार का हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय एवं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ये अपने लिए समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल से करते हैं। यही होता है आप लोगों का दोस्तों। अब आगे आपका जाता है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित 2 घटकों में विभाजित किया गया है। क्या है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसको संरचना के आधार पर 2 भागों में, एक आपका अजैविक, एक जैविक। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं दोस्तों, देखिए जैविक घटक क्या होता है। देखिए जैविक घटक क्या होता है, देखिए कि परितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। क्या है, देखिए पारितंत्र के अजैविक घटक जो होता है भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक अकार्बनिक तत्व, एक कार्बनिक पदार्थ, एक जलवायु। अकार्बनिक तत्व क्या होता है, देखिए जैसे ऑक्सीजन,
O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज एवं लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि, ये सब क्या हैं? अकार्बनिक तत्व हैं। कार्बनिक तत्व हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा एवं प्रोटीन, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। आगे आपका आ जाता है देखिए जलवायु। जलवायु में जानते हैं सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब क्या है? आपके जलवायु हैं। अब देखिए जैविक घटक क्या होता है? देखिए ये आपका क्या था? देखिए अजैविक घटक था। अब आपका जैविक घटक के अंतर्गत क्या था? देखिए पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए उपभोक्ता को भी 3 प्रकार से भाग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो ठीक है, देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्पादक क्या होता है? देखिए उदाहरण जैसे देखिए हरे पौधे सभी प्रकार के पर्णरहित हरित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। अब देखिए उत्पादक, और आपका आ जाता है देखिए उपभोक्ता आ जाता है। तो उपभोक्ता मतलब क्या होता है? देखिए इनको ग्रहण करने। उपभोक्ता जो होता है देखिए परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। जैसे कि अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग परपोषी उपभोक्ता के अंतर्गत आया गया। देखिए खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा आता है? देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे दोस्तों क्या होता है? देखिए जो लोग शाकाहारी जैसे बोल सकते हैं। देखिए इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? इस उपभोक्ता में ऐसे मतलब जंतु आते हैं जो क्या होता है? सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए वे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोडेरा आदि, ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। तो आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के बताइए कि अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है दोस्तों? ये आपके बोल सकते हैं देखिए मांसाहारी होते हैं। देखिए इस श्रेणी में जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए वे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब कि द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा? ऐसा जंतु जो होता है जो शाकाहारी, जैसे आपका जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं? ये लोग बोल सकते हैं इनके मांस जो होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको खाते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं? देखिए तो यही ने बोल रहा है इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए वे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे जोंक हो गया, मेढक हो गया। मेढक क्या आता है? मछली खाता है। टोड हो गया, छिपकली हो गई, चिड़िया हो गई, बिल्ली हो गई, बिल्ली चूहा खाती है। भेड़िया हो गया, मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर, एनाफ्लिस जिनको बोलते हैं। ये आप सभी क्या होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। आपका आ जाता है देखिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है? देखिए जैसे बोल सकते हैं देखिए कि सर्वाहारी, ऐसे समय इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं। जो क्या करते हैं? देखिए तृतीय उपभोक्ता में क्या आएगा? मांसाहारी जंतुओं को क्या करते हैं? अपना भोक्ता बनाते हैं। जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ, ये क्या होते हैं? मांसाहारी जंतुओं को अपना भोजन बताते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? देखिए उत्पादक, देखिए उपभोक्ता पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग तीसरा अपघटक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपघटक। अपघटक क्या होता है? देखिए एवं अपरभोजी जो बोलते हैं। ये देखिए मृतक परपोषी या मृतक पोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़ों या भागों में विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपरभोजी या अपरदभोजी या अपरदहारी कहते हैं। जैसे देखिए कवक जो होता है, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, कृत्रिम, केचुआ, जुलूस, ये सभी क्या आते हैं? इसमें आ जाते हैं। आगे देखिए आपका रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो रक्त को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? देखिए ए होता है आपका, बी होता है, और आपका क्या होता है? ए बी होता है, और ओ होता है। अब ए का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए, बी का पॉजिटिव, बी का नेगेटिव, ए बी का पॉजिटिव, ए बी का नेगेटिव, तो इस तरीके से आपका आता है। तो देखिए आगे देखिए कि देखिए आपका यहाँ ये बोला है कि रक्त वर्ग का पता सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने? आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का पता किसने लगाया था? तो आपका आ जाएगा देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1868 से 1943 में लगाया था। और रक्त को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए
यही है देखिए आपका, देखिए रुधिर ए, प्रतिजन जो एंटीजन ए होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, एंटीबॉडी बी होता है, बी का बी ए होता है, ए बी का होता है देखिए एंटीबॉडी कोई नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, ओ को कोई नहीं, ए बी, ए और बी। अब देखिए प्रतिरक्षी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है देखिए कि प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी क्या होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिरक्षी क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिजन क्या होता है दोस्तों, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो आरबीसी से चिपके रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे कह रहा देखिए प्रश्न बनता है, देखिए रुधिरदाता तथा रुधिरगाही को तालिका से आप लोगों का स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है दोस्तों आपका, देखिए सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो देखिए सर्वदाता जो होता है, देखिए सर्व मतलब सबको देने वाला जो होता है आपका ओ होता है, और सर्वग्राही मतलब सबका लेने वाला आपका क्या होता है दोस्तों, ए बी होता है। क्या होता है आपका, ए बी होता है। देखिए ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है, देखिए कि खाद्य श्रृंखला को समझाइए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का वर्णन करिए। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं देखिए कि जीवमंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। किसमें, मतलब तीन चीज़ों पे मैंने बात किया था कि उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कितने आते हैं, तीन आपका आता है। प्रथम जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय जो होता है आपका जो क्या करता है, शाकाहारी जीवों का क्या करते हैं, मतलब कि शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और तृतीयक में जो आता है जो मांसाहारी जीवों को खाते हैं। ये आपका आता है। अपघटक के बारे में हम लोगों ने जाना और उत्पादक के बारे में जाना। तो वही बात किया कि जीवमंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। इन जैव घटकों को भोजन बनाने तथा उपभोग संबंधी पारस्परिक क्रियाएं जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजन लक्षण है। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये बार बोल रहा था देखिए खाद्य श्रृंखला को समझाइए, तो आप बोल देंगे देखिए कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब आगे देखिए आपका यही बात बोल रहा है, देखिए कि आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं। इसको पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला वह केवल जीवमंडल में जैव घटकों की संरचना प्रकट करती है, बल्कि दो महत्वपूर्ण प्रकारों ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। आगे आपका जाता है देखिए आहार जो श्रृंखला की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर देखिए आहार श्रृंखला के घटक मुख्य रूप से उत्पादक तथा उपभोक्ता होते हैं। किसी क्षेत्र या आवास की आहार श्रृंखला का अध्ययन करने से हमें जीवों में होने वाले पारस्परिक क्रियाओं तथा उनकी परस्पर निर्भरता का ज्ञान हो जाता है। एक सरल आहार श्रृंखला में तीन स्तर होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। कौन कौन सा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। आगे हम देखिए बात करें, देखिए तो कहा है कि जीवमंडल के जलीय परितंत्र में 5 रीतियाँ होती हैं, परंतु ये श्वास दल में पाई जाने वाली रीतियों से भिन्न होती है। इन्हें निम्नवत दर्शाया जा सकता है। देखिए प्रकाश संश्लेषी, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषी से सवाल है, शाकाहारी में देखिए लघु जंतु, छोटा जंतु, मांसाहारी में छोटी जो मछली है, मांसाहारी में बड़ी मछली है, और मांसाहारी में आपका बृहत मछली है। तो ये जो होगा शैवाल जो हैं ये आपके उत्पादक होंगे, ये लघु जो जंतु हैं ये आपका उपभोक्ता होंगे। भाई ये भी तो खा रहे हैं, ये भी उपभोक्ता, ये भी खा रहे हैं, ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोग शैवाल से लेकर ये जितने भी चीज़ें हैं क्या हैं, इनका उपभोग कर रहे हैं। देखिए शैवाल को लघु जंतु खा रहे हैं, लघु जंतु को जो छोटी मछली है ये खा रही है, इनको बड़ी मछली खा रही है, बड़ी मछली को आपका बृहत। इस तरीके से आप लोगों का ये है खाद्य जाल हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए एक जलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र में बड़ा चित्र जो है आप लोगों का ये दिखाया गया है। आगे देखिए आपका देखिए क्वेश्चन आपका बन जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए, या खाद्य जाल को समझाइए। एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन करिए। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, देखिए कि लिखा है कि देखिए खाद्य जाल क्या होता है, जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। एक ही भूभाग में एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ सक्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक घास स्थल में निम्नलिखित 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती है। देखिए घास, अब घास में आपका मिलेगा क्या, मिलेगा आपका टिड्डा। घास को खाने के लिए टिड्डा मिलेगा, टिड्डा को खाने के लिए गिरगिट या छिपकली मिल जाएगी। जो देखिए टिड्डा आपका प्राथमिक होगा क्योंकि ये शाकाहारी है। गिरगिट मछली जो आपका क्या होगा, आपका
जो आपका किस में हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो बाज हो जाएगा मेरे दोस्तों तृतीय, क्योंकि वो गिरगिट और छिपकली को खा सकता है। उसी तरीके से देखिए हरे पौधे हैं, हरे पौधे को कौन खाएगा, चूहा। चूहा जो होता है हरा पौधा खाएगा। अब चूहे को कौन खाएगा, बिल्ली या सांप खा सकता है जो द्वितीय उपभोक्ता है। अब इसको फिर सांप और शेर खा सकता है जो तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा आपका देखिए घास व पेड़ पौधे, उसको कौन खाएगा, खरगोश, भेड़ हिरन खाएंगे। इनको कौन खाएगा, भेड़िया जो द्वितीय उपभोक्ता में अंदर आएगा। इनको कौन खाएगा, भेड़िया को, शेर और चीता, ये जो आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका देखिए एक सरल खाद्य जाल को बना करके इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए पौधा है, पौधे को कौन खा रहा है, देखिए खरगोश देखिए। अब पौधे का और कौन खा रहा है, कीट। अब खरगोश को देखिए इधर बाज खा रहा है, इधर देखिए कीट इसको खा रहा है। कीट को कौन खा रहा है, मेढक, ठीक है। और पौधे को कौन खा रहा है, देखिए चूहा यहाँ से खा रहा है। अब देखिए ये देखिए प्रथम है, ये भी प्रथम है और ये भी आपके प्रथम है। लेकिन यहाँ से देखिए आपका ये द्वितीय हो गया, मेढक जो होता है द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब चूहा कौन खाएगा, देखिए सर्प, ये भी द्वितीय में आ जाएगा। बाज जो आपका आएगा देखिए इसको, क्योंकि इसको भी खा रहा है इसको भी खा रहा है, तो आपका तृतीय। इस तरीके से आपका खाद्य जाल बन जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए आपका प्रश्न आपका बन जाता है देखिए कि खाद्य जाल को समझाइए। एक सरल खाद्य जल का सचित्र वर्णन कीजिए। खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करिए। तो खाद्य श्रृंखला अलग देखिए, खाद्य जाल आपका अलग हो जाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अभी मैंने बताया कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, देखिए कि एक जीवधारी जो होता है दूसरे जीवधारी पे क्या होता है, आश्रित होता है या दूसरे जीवधारी का क्या करता है, उपभोग करता है, वही क्या होता है। और उसका एक मतलब कि जो बोल सकते हैं ना कि मतलब कि एक जीवधारी दूसरे का उपभोक्ता करता है या दूसरे का आहार बनता है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और खाद्य जाल क्या होता है दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को परस्पर अंतर क्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे आ जाता है देखिए आपका वही देखिए कि खाद्य देखिए आहार श्रृंखला में जीवों की जो संख्या निश्चित 5 से 6 तक होती है, जबकि खाद्य जाल में जो होता है अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है। किसमें, खाद्य श्रृंखला में जो जीवधारी होता है उसका एक निश्चित स्थान होता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य जाल श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रह सकता है। आगे देखिए ये धातु था, अधातु में अंतर, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। तो धातु क्या होता है दोस्तों, धातु होता है अपारदर्शी होता है। और अधातु क्या होता है, देखिए अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी था, पारभासी, तीनों होता है। आगे देखिए क्षारीय प्रवृत्ति की अगर बारे में बात करूँ तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारू होते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ध्वनि की बात करें देखिए तो ध्वनि किसी वस्तु से टकराने पर, जो धातु होता है किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि जो अधातु होता है किसी वस्तु से टकराने के बाद कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो यही सब आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। अवस्था के बारे में दिया है, चमक के बारे में, मिश्र धातु, अम्लों के बारे में, तो ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए चालकता क्या है, देखिए सभी जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त अधातु क्या होते हैं, देखिए कुचालक होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे जाता है दोस्तों देखिए कि निस्तापन व भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो निस्तापन क्या होता है दोस्तों कि निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को, किसको, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, जैसे क्या होता है देखिए निस्तापन जो होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसका जो गलनांक होता है उसके कम ताप पर, जैसे आपका देखिए कोई तार होता है, देखिए उसका एक गलनांक होता है कि इतने ताप के बाद ये क्या होगा, गल जाएगा। तो वही कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क में उपस्थित नमी तथा अयस्क वाष्पशील उपद्रव उड़ जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। निस्तापन के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा प्राप्त ठोस संरंध्र होता है। निस्तापन जो होता है परावर्ती भट्टी में किया जाता है। निस्तापन जो होता है कहाँ पर, परावर्ती भट्टी में किया जाता है। अयस्कों के निस्तापन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये देख सकते हैं, देखिए बॉक्साइड का दिया है, देखिए Al2O3 2H2O को जब हम करेंगे देखिए तो ये क्या होगा, Al2O3 और 2H2O जो है आपका उड़ जाएगा, H2O हो जाएगा, पानी बन के उड़ जाएगा। यहाँ देखिए हेमेटाइट है या फिर 2O3
NH2O, तो Fe2O3 अलग हो जाएगा, इसका NH2O आपका अलग हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब आगे जो है दोस्तों, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वात्या भट्टी, जिसमें पूछा है कि वर्णन आपको करना है। देखिए, या वात्या भट्टी के कार्यविधि को समझाइए। तो वात्या भट्टी क्या होता है, देखिए, इस भट्टी को वात्या भट्टी इस कारण से कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। इसको वात्या भट्टी इसलिए कहते हैं कि इसमें उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वायु की जो तेज धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यह भट्टी जो होती है स्टील की बनी होती है तथा इसकी ऊंचाई 50 से 60 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 14 मीटर हो सकती है। इसके अंदर की ओर अग्निशः ईंटें लगी होती हैं। भट्टी के मुंह पर घान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। इसका इस भाग को हापर कहते हैं, जिसमें कप तथा कोन लगे होते हैं। भट्टी के निचले भाग में ट्वीयर व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से वायु लगभग इतना से धारा भट्टी में प्रवाहित हो जाती है। इस जो है आपका भट्टी से ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। इस सबसे ऊपरी खंड में इसका ताप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे नीचे के खंड में इसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। भट्टी के निचले भाग को चूल्हा या हर्थ कहते हैं। इस भाग में गलित धातु मल और गलित धातु एकत्रित होते हैं। हाथ में लगे दो निकाय द्वारों क्रमशः ऊपर के द्वारा अपचयन के पश्चात प्राप्त गलित धातु मल और निचले द्वारा गलित धातु बाहर निकालते रहते हैं। भट्टी का बीच का लंबा भाग जो दो शंकुओं बॉडी तथा बाँस से बना होता है शिफ्ट कहलाता है। ऊपर का लंबा जो शंकु होता है बॉडी व नीचे का छोटा शंकु स्टील के बने होते हैं तथा इसमें अग्निशः ईंटे का स्तर लगा होता है। तो इसी के बारे में वात्या भट्टी के बारे में आप लोग अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों का आ सकता है। आगे देखिए आपका कह रहा है, देखिए कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचा सकता है। संक्षारण मतलब दोस्तों होता है, देखिए, जंग लगने से कैसे बचा सकता है। तो पहला आपका बोल सकते हैं, देखिए, पेंट का लेप लगाकर, जैसे धातु हैं उनको पेंट का लेप लगा करके आप बचा सकते हैं। उसके ऊपर ग्रीस या तेल लगा करके बचा सकते हैं। पेंट, देखिए, धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील से बनी हुई कई वस्तुओं को पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। ग्रीस या तेल लगा करके, गैल्वेनीकरण के द्वारा, देखिए आपका होता है, देखिए, ग्रीस या तेल लगा करके, ग्रीस या तेल की परत भी धातु का वायु और नमी के संपर्क या समाप्त करके संक्षारण को रोकती है। जैसे अगर नॉर्मल तरीके से समझिए तो जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम लोग तेल लगाते हैं तो ठंडी क्या होती है, कम लगने लगती है। तो उस तरीके से वही ग्रीस या तेल लगा करके उसको कम किया जा सकता है दोस्तों। अगला जो आपका गैल्वेनीकरण के द्वारा, गैल्वेनीकरण क्या होता है, देखिए, गैल्वेनीकरण देखिए कैसे किया जाता है। देखिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में क्या करते हैं, आपका डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक क्या होती है, पतली परत चढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनीकरण करते हैं। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, देखिए पेंट समझ में आया, ग्रीस समझ में आया, अब गैल्वेनीकरण समझिए। गैल्वेनीकरण में जो होता है दोस्तों कि लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की जो चादर होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, अन्य पात्र को पिघला हुआ जो जस्ता होता है उसी में डुबो देते हैं, जिससे कि उसकी एक क्या होती है, चादर क्या होती है, लोहे पर चढ़ जाती है, एक पतली परत जम जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। आगे आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के समान विशेषताएं लिखिए। असंशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग था, कितने आवर्त होते हैं। देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं के बारे में आप लोगों को पूछ रहा है। और आधुनिक आवर्त सारणी जानते ही हैं कि सबसे पहले मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाया, मतलब विशेषता ये है कि उन्होंने आवर्त सारणी बनाया और बोल सकते हैं कि तत्वों को रखने के लिए एक तरीका बताया। तो वही देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम की बात क्या है, देखिए यही देखिए आपका बोल रहा है, देखिए कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने देखिए तत्वों को क्या था, द्रव्यमानों के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांकों के आधार पर इसमें उन्होंने उसको अरेंज किया था। यही देखिए यही बात बोल रहा है, देखिए मेंडलीव ने सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अब देखिए आपका यही बात बोल रहा है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान लक्षण उनका ये था दोस्तों कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। दूसरा, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण जैसे संयोजकता, विद्युत धनात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता आदि में जो होता है समानता होती है।
तीसरा उन्होंने क्या रखा कि प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता या संयोजकता कम होती है, अर्थात धन विद्युत जो संयोजकता होती है वो बढ़ती जाती है। चौथा देखिए अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान का मान उसका मौलिक गुण है जो उस तत्व की विशेषताएं दर्शाता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस मौलिक गुण है जो उस तत्व की विशेषताएं दर्शाता है। अब छठवां देखिए कि सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थान पर रखे गए हैं जिनके अनुसार उनके गुण भी थे, बाद में उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन हुआ तथा इन्हें सारणी में उचित स्थान पर रखा गया। अब आगे पूछा था देखिए आधुनिक के बारे में। देखिए संशोधित या मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त में देखिए 1 से लेकर के 8 तक तथा 0 कुल मिलाकर के 9 वर्ग समूह हैं तथा 1 से 7 तक कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे पूछा देखिए आवर्त वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सारणी में जो होता है देखिए 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिससे वर्ग कहते हैं। जैसे सारणी में अगर देखेंगे तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर आपका खाना दिखेगा और उसमें जिसमें कितना होता है दोस्तों कुल कितने आपके जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग कहते हैं। और आवर्त क्या होता है देखिए क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं ऐसे ऐसे देखिए देखे होंगे तो आपका क्षैतिज पंक्तियाँ वो भी कितनी आपकी 7 होंगी। कितनी दोस्तों सारणी की जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उसको आवर्त कहते हैं और इसमें कुल कितने आवर्त होते हैं देखिए 7 आवर्त होते हैं। ठीक है यही बात यहाँ पर देखिए आप लोगों का बताया है। आगे पूछ रहा देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोषों का उल्लेख करिए। अगर हम लोग लाभ की बात करें दोस्तों तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो गुण था देखिए कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। इस आवर्त सारणी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि तत्वों का सही से परमाणु भार क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो वही बात बोल रहे देखिए बस इसको इतना बस आप ध्यान रखिए कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में आपको यह आवश्यक होगा। वही बातें मैं यहाँ पर देखिए बोल रहा है। वर्ष 1969 में पहले बेरिलियम Be का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुण के समान है, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस दशा में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान बी के परमाणु भार 11 के मध्य में होना चाहिए। इसे मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम Be का परमाणु भार जो है आपका 13.5 न होकर के कितना होना चाहिए 9.4 है। तो यही सब बारे में उन्होंने बताया। आगे देखिए नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में आपका सहायक है मेंडलीव की आवर्त सारणी का ये विशेषता है। आगे देखिए तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या है आपका सुविधा हुई। इस तरीके से आप लोग बहुत कुछ इसमें दोस्तों लिख सकते हैं। मेंडलीव अब हम बात करते हैं देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो दोष क्या है देखिए हाइड्रोजन का स्थान इसका निश्चित नहीं है। देखिए हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है जबकि इसके गुण हैलोजन फेकले बाई आटो देखिए इसमें आदि से भी मिलते हैं। असमान तत्वों को एक साथ रखना इसमें रखा गया दोष है। समान तत्वों को अलग अलग रखना ये दोष है। देखिए दुर्लभ मेरा तत्वों का स्थान है। तो यही सब चीज़ें हैं आपका दोस्तों। समस्थानिक का स्थान और आपका देखिए अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु वाले तत्वों से पहले रखा गया। यही सब आपके क्या है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों देखिए कि मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा मेंडलीव ने कहा कि चौथे 5वें तथा 6ठे आवर्त में के वर्ग 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार मेंडलीव आवर्त सारणी में निम्नलिखित 90 संक्रमण तत्व हैं। जैसे चौथे आवर्त में आपका देखिए Fe CO कोबाल्ट निकिल ये सब आ जाता है। 5वें आवर्त में देखिए ये आपका आ जाता है। देखिए 6ठवें आवर्त में ये आपका आ जाता है। तो यही सब क्या है आपका दोस्तों संक्रमण तत्व हैं। और अगला जाता है दोस्तों आपका देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है देखिए कि ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा के में समय के साथ बदलती है तथा निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो उसे परावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आ जाता है दोस्तों आपका देखिए कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक क्या होता है दोस्तों कि बोल सकते हैं देखिए कि ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उसको चुंबक कहते हैं। चुंबक आपका दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक चुंबक होता है एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा बना हो, कृत्रिम जो आधुनिक रूप से बनाया गया हो। ध्यान रखिएगा ये आपका पूछा जा सकता है। देखिए चुंबक के 2 गुण लिखिए। तो चुंबक का पहला गुण क्या करता है देखिए
लोहे की बनी जो चीज़ें होती हैं उसको आकर्षित करता है। ठीक है, इसलिए इसमें चुंबकत्व का गुण आपका पाया जाता है। दूसरा क्या होता है देखिए, चुंबक जो होता है देखिए कि नॉर्थ से साउथ की ओर ही बस ठहरता है। जैसे यहाँ पे देखिए चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पर लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रहता है। तो ये आपका इसकी विशेषता है। आगे आपका आ जाता है देखो दोस्तों कि एक मिनट, आगे आपका पूछा जा सकता है देखिए कि विद्युत चुंबक से आपका क्या अभिप्राय, इसके उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबक क्या होता है दोस्तों कि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। क्या दोस्तों ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबक क्या होता है देखिए कि यदि नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक तांबे के तार में धारा प्रवाहित रहे। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। किसमें, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण ही तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ रहा है, इसलिए उसको विद्युत चुंबक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबक का जो उपयोग यहाँ पर बता रहा है, तो विद्युत चुंबक का उपयोग देखिए कारखानों में किया जाता है। जैसे आपका जो रेडियो होता है उसमें जो स्पीकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनको उठाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक युक्त क्रेनों का भी प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। आगे देखते दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है देखिए कि विद्युत विभवांतर से क्या समझते हैं। तो विद्युत विभवांतर का परिभाषा होता है दोस्तों कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए किया गया जो कार्य है उस बिंदु का क्या होता है, बिंदु का विभव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो विभवांतर का फार्मूला होता है देखिए व्यय ऊर्जा जूल में बटा के प्रवाहित आवेश कूलाम में। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं विभवांतर, ऐसे भी बोल सकते हैं देखिए कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है, डब्लू बटा के कूलाम। इसको याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इस पर आधारित आप लोगों का फार्मूला आ जाता है। देखिए भी बराबर क्या होता है, देखिए डब्लू बटा क्या होता है आपका क्यू होता है, क्यू से कूलाम। ठीक है मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि विद्युत धारा के खतरे से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों सिंपल बात, आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए। ट्यूब लाइट के बजाय LED बल्ब का प्रयोग करें। इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियों एवं रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए। तो यही सब आप लोगों की बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं जो आप लोग जानते हैं। आगे आपका पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है दोस्तों, जो खींचने की क्षमता होता है। ठीक है, तो वही होता है देखिए किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ के चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे धारामापी को कार्य प्रणाली इसी प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए आप जानते हैं जब उस पर देखिए क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा उसमें करेंगे तो क्या होता है, गर्म होने लगता है। और एक आपका होता है देखिए रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय घोल आदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और इनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है तथा घटना की विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। यही सब आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो ये आप लोगों का देखिए सबसे पहले देखिए इसमें देखिए ऐसा प्रश्न अगर आप आ जाएगा तो कैसे करेंगे। देखिए तो ये देखिए आपका श्रेणी है, ये श्रेणी है, ये आपका समांतर क्रम है। तो सबसे पहले इसको ये जो तीनों है उसको आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में बदलेंगे। तो इस तरीके से जब आप करेंगे देखिए तो 1/r बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से r का मान निकाल लेंगे 12। तो ये आपका अब देखिए अब ये देख 1 ओम आपका हो जाएगा, देखिए 1 ओम। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए आपका देखिए 12 ओम। इसके बाद आपका 5 ओम। ये क्या आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो सबको आपको बस जोड़ देना है। तो 12 5 17 1 18 ओम हो जाएगा। यही आपका तुल्य प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। अब आगे आपका आ जाता है दोस्तों देखिए कि लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का वर्णन कीजिए। तो लाल रक्त कणिकाएं होती देखिए ये क्या होते हैं, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से चिपकी उभयावतल होती हैं। पुरुषों के 1 घन मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 5.5 लाख।
तथा स्त्रियों में 4.5 लाख से 5 लाख तक होती है। ये समस्त रक्त कणिकाओं का 90% होती हैं। प्रत्येक लाल रक्त कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के लवण, विकर तथा विटामिन्स होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का देखिए जीवन काल अधिकतम 127 दिन का होता है। भ्रूण में आरबीसी, यकृत तथा प्लीहा में बनती है। श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं क्या होती है, देखिए ये क्या होती है, देखिए कि लाल रुधिर रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। किसमें अगर पूछा जाएगा कि केंद्रक किसमें पाया जाता है, देखिए तो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात बोला, देखिए लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। मनुष्य के 1 घन मिली रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। रोगजनक अवस्था में यह संख्या बढ़ जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिक वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होती है। ये प्लीहा में बनती है। इनका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन का होता है मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आपका आ जाता है, देखिए रुधिर कणिकाएं जो होता है, आपका पूछ रहा है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। रक्त कणिकाएं, देखिए रक्त का लगभग 40% भाग इसमें बनता है। यह 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से बोलते हैं जिसको। कौन सा? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होता है। अब आगे आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन आपका आ जाता है, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर क्या होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या है। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है दोस्तों, देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे पहली बात क्या है, देखिए केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में आपका केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या होती है, प्रत्येक कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती हैं और केंद्र विहीन होती हैं। दूसरी बात कि देखिए ये गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी या उभयतल होती हैं और ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। आगे देखिए कि ये हीमोग्लोबिन रंगयुक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती है। मतलब हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं। इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए वे रंगहीन होती हैं। ये अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं और ये कणिकाएं कहाँ होती हैं, पश प्लीहा में बनती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए कि जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो इनका जीवन काल 127 दिन का होता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे आ जाता है दोस्तों आपका, देखिए कि WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बोल रहा है। तो WBC तो देखिए वाइट ब्लड सेल्स जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा क्या होती हैं, बड़ी तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के 1 घन झिल्ली रक्त में इनकी जनसंख्या 5000 से 9000 तक होती है। रोगजनक अवस्था में यह संख्या बढ़ जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल 127 दिन तक होता है। और रुधिर या प्लेटलेट्स या जिसको थाइम्ब्रोसाइट्स बोलते हैं, ये क्या होता है, देखिए रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्विउतली प्लेटनुमा होती हैं। 1 घन मिली रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आपका आ जाता है, देखिए कह रहा है कि एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट करिए। एड्स रोग को विस्तार पूर्वक समझाइए था, इसके लक्षणों को समझाइए। तो एड्स क्या होता है दोस्तों, अगर इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए सर्वप्रथम इसका देखिए 1981 में कैलिफोर्निया में एक समलिंगी पुरुष में मतलब कि इसको देखा गया। पहला देखिए कि जब तक संक्रमण क्या हो, देखिए वयस्कों में जब तक संक्रमण, असाध्य बीमारी, प्रतिरोध क्षमता में कमी और उच्च मृत्यु दर के लक्षण दिखे। किसमें? देखिए कैलिफोर्निया में एक समलिंगी पुरुष था जिसमें क्या हुआ, उसमें जब तक संक्रमण, असामान्य बीमारी, प्रतिरोधी क्षमता में कमी और उच्च जो मृत्यु दर होता है के लक्षण दिखे,
कई वर्षों तक इस रोग के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी। सामान्यतः देखिए एड्स की पहचान है तो जो लक्षण है देखिए वजन में कमी होती है। अगर आपका कहीं पर कट जाएगा दोस्तों, मतलब कि 1 माह में अधिक, मतलब कि मतलब होता है कि बीमारी जो होती है आपको बार बार होगी, ठीक है। 1 माह से अधिक अवधि तक अतिसार होगा। 1 माह में अधिक मतलब अधिक समय तक जो बोल सकते हैं देखिए 1 अवधि तक ज्वर रहेगा, बुखार रहेगा, सही होगा ही नहीं। और आपका जो आता है देखिए अन्य लक्षण जो होता है, त्वचा में जो होता है अर्बुद, ट्यूमर हो जाता है, लगातार आपको खांसी आएगी, हकलाहट, बोलने में कठिनाई होगी, रात्रि में आपको पसीना आएगा, हर्पिस जोस्टर का बार बार होना, लिम्फ ग्रंथियों में वृद्धि होगा, समस्त शरीर में खुजली रहना, असमयित व्यवहार, पागलपन, तो ये सभी क्या है उसके लक्षण हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है दोस्तों प्राथमिक उपचार के बारे में। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक उपचार होता है देखिए किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार होता है। जैसे कि डॉक्टरी तक पहुंचाना है आपको, घर पर देखिए किसी को भाई किसी का सर फूट गया है, उसको पट्टी कर दे रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, आपको डॉक्टर नहीं लेकिन अप्रशिक्षित है, लेकिन आपको उसको उपचार दे रहे हैं, तो वही प्राथमिक उपचार होता है। देखिए बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है वही कि साधारण रूप से प्रायः आपातकाल स्थिति में जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता प्राथमिक उपचार कहलाती है। तो यही सब प्राथमिक उपचार के आपके जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा गया है। इसमें देखिए सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए प्राथमिक उपचार का जो सिद्धांत है कि पीड़ित की जो श्वास है उसे वापस लाने का क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे देखिए आपका पूछ रहा है देखिए कि प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी हैं। तो देखिए आवश्यकता के समय तुरंत सहायता, सारा सामान एक साथ ले आना, सावधानी से घटनास्थल का निरीक्षण करना, रोगी को दुर्घटना का कारण दूर कर, जख्मों से निकला हुआ खून तुरंत बंद करना, ये सभी क्या है आपके इसके कारण हैं। अब आगे आ जाता है दोस्तों देखिए अस्थि भंग क्या होता है। अस्थि भंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। तो अस्थि मतलब होता है हड्डी मतलब टूटने की बात हो जाती है। जैसे देखिए अस्थि भंग क्या होता है, देखिए दुर्घटना में घाव आदि लगने के बाद सबसे अधिक आशंका किसी अंग की हड्डी टूट जाने की होती है। अधिकांश दुर्घटनाओं में किसी व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाने, उससे रक्तस्राव होने, हड्डी टूटने और पीड़ित व्यक्ति के शाक की स्थिति में आ जाने की घटना एक साथ घट जाती है। जब हड्डी के किसी भाग पर बहुत तेज सीधा धक्का लगता है या चोट लगती है तो वह टूट जाती है। कठोर सतह पर जोर से गिरने, पत्थर या गोली जैसी कोई वस्तु के जोर से लगने अथवा भारी बोझ के नीचे दब जाने से अक्सर हड्डी टूट जाता है। तो यही आप लोगों का अस्थि भंग होता है। अब देखिए अस्थि भंग का प्रकार क्या हो सकता है। देखिए आपका सरल अस्थि भंग हो सकता है, केवल हड्डी का टूटना या चटक जाना होता है। विषम अस्थि भंग क्या होता है, जब हड्डी टूटने के साथ साथ घाव होने के कारण त्वचा तथा ऊतकों की हानि भी हुई हो, उसे विषम अस्थि भंग बोलेंगे। भूखंड अस्थि भंग क्या होता है, देखिए जब हड्डी 3 या उससे अधिक टुकड़ों में टूट गई हो। और कच्ची अस्थि भंग क्या होता है, ऐसा प्रायः बच्चों के साथ होता है। जब उनकी हड्डियों को आघात लगता है तो वे मुड़ जाती हैं और फूट जाती हैं वह मुड़ी रहती हैं, तो उसे कच्ची अस्थि भंग कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए आवेश के सुचालक व कुचालक से आप क्या समझते हैं। देखिए सुचालक मतलब होता है देखिए कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। यहाँ पर है आवेश, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए तो वो क्या होगा, आपका सुचालक होगा। यदि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है तो उसे कुचालक बोलेंगे। तो ये देखिए चालक क्या होता है, देखिए यही बात आपका देखिए बोला है। चालक क्या होता है, देखिए कि वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रभावित हो जाता है विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। सभी धातुएं, पीतल, कार्बन आदि, पारा, अम्लीय जल, ये सभी क्या है, देखिए विलयन, मनुष्य का शरीर था, पृथ्वी आदि क्या है विद्युत के सुचालक हैं। अब कुचालक क्या होता है, देखिए मैंने बताया जहाँ पर विद्युत आपका नहीं पहुँच जाता, धारा नहीं पहुँच पाता है। वही बात यह है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी, मिट्टी, लाख, रबर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, कुचालक। आगे आपका देखिए दोस्तों पूछा जा सकता है, देखिए पिग आयरन क्या होता है। देखिए तो वात्या भट्टी, किससे, वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा तो होता है उसे पिग आयरन बोलते हैं। इसमें 93% लोहा होता है, कितना 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन होता है और शेष क्या होता है आपका सल्फर होती है, फास्फोरस होता है और कुछ चीज़ें इसमें हो सकती है। अगला है दोस्तों आपका देखिए कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है, देखिए कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं
तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर क्या होता है, IR हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। देखिए तो यही आप लोगों का ओम का नियम होता है। आगे आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए कि एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण से होता है, इसके बचाव व उपचार क्या है। देखिए तो देखिए एनीमिया होता है, देखिए एनीमिया जो होता है शरीर में खून की कमी हो जाती है। जैसे रक्ताल्पता का साधारण मतलब है कि खून की कमी। यह लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस करता है। अब देखिए इसका बचाव और उपचार क्या हो सकता है। देखिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास तरल पदार्थ लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। और ल्यूकीमिया क्या होता है दोस्तों कि रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। ल्यूकीमिया है रक्त या अस्थिमज्जा का कर्कट रोग। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन। उपचार क्या है दोस्तों, इसका उपचार आपका ये है, देखिए कि इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के अनुसार किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थिमज्जा के जमाव में कमी लगे या उपचार के बाद उचित देखभाल से आपका हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखभाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका देखिए पूछा है कि लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो देखिए पिग आयरन कहाँ से आपका प्राप्त किया जाता है, किस भट्टी से प्राप्त किया जाता है। देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया था, अभी इससे पहले, ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। ये बात मैंने बताया। भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है, जैसे जो मैंने बताया था वात्या भट्टी में होती है। जैसे देखिए मर्जित हेमेटाइट अयस्कों को कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा जो होता है पिग आयरन प्राप्त होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। तो सिंपल बात बोल सकते हैं, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। तो हम लोगों ने संक्षिप्त वर्णन कर दिया दोस्तों। आगे देखिए कह रहा, देखिए चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। तो परिभाषा क्या, देखिए कि यदि चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई कंपास सुई लाई जाए तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में क्या होती है, ठहरती है। अब यदि चुंबकीय सुई की स्थिति बदल दी जाए तो उसके ठहरने की दिशा भी बदल जाती है। इसी प्रकार सुई एक वक्र पथ में क्या होती है, विचलित होती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखा वक्र के रूप में होती है। इन्हीं वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का आगमन किया जा सकता है, उसी क्षेत्र को उसकी चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। मेरे दोस्तों समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो।